वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम अपना वर्किंग कैपिटल असेसमेंट का टॉपिक कर रहे हैं, जिसके अंदर हम जो मोटा मोटा अपना टॉपिक है वो टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस जो है कि हम कौन कौन सी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज ऑफर करते हैं क्लाइंट्स को, उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। तो उसके बारे में मैंने जैसे आपको कैश क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में समझा दिया था, वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में समझा दिया था। तो उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि मैं अब फॉरेक्स के साथ रिलेटेड प्रोडक्ट्स शुरू कर रहा हूँ, यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रेड के साथ हम बिजनेस करते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड हम करते हैं, उसके अंदर बैंक हमको किस तरह की फाइनेंसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, वो चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए स्टार्ट करवाया था। उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में जो मोटी मोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, 4-5 वीडियोस के थ्रू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसीजर को बना के मैंने उसको कवर करवाया, ताकि प्रोडक्ट्स शुरू करने से पहले आपको प्रोसीजर क्लियर हो जाए कि वहाँ पे क्या प्रोसीजर चलता है। अब जो लास्ट लेक्चर मैंने बनाया था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था मेरा। उस लेक्चर में मैंने आपको एक और वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होती है, कैसे इश्यू होती है, और इसका क्या क्या प्रोसीजर होता है, और इसका क्या बेनिफिट्स वगैरह रहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के। तो लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर क्लियर करवा दिया। तो अब जो लेटर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी ही है, उसका मैं एक काइंड ऑफ सेकंड पार्ट इस लेक्चर के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। अब जो ये सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट में मैं आपको फैसिलिटी समझाना चाहता हूँ कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हो गई है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हो गई है, उसकी डिस्काउंटिंग कैसे होती है, उसका डिस्काउंटिंग के क्या मतलब है कि लेटर ऑफ क्रेडिट डिस्काउंटिंग करनी है, इसका क्या मीनिंग है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट डिस्काउंटिंग को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये मोनेटाइजेशन ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। इसको अलग लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, मोनेटाइजेशन ऑफ, इसको और क्या बोल देते हैं हम, मोनेटाइजेशन ऑफ, मोनेटाइजेशन ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। इस नाम से भी इसको बोला जा सकता है कि हम लेटर ऑफ क्रेडिट को मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसका मॉनेटरी बेनिफिट उसके अंदर से निकाल रहे हैं। तो देखिए, कॉन्सेप्ट को अभी पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि इस फैसिलिटी को टेक्निकल नाम क्या दिया जाता है बैंक्स के अंदर। तो पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट पहले रेपिटेटिव नेचर का है। रेपिटेटिव नेचर इन द सेंस कि मैं थोड़ा सा आपका बेस उसी तरह से बनाना चाहता हूँ कि हम लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहे हैं। तो ये बेस कैसे है, ये अपना जो इंडिया कंट्री है और अमेरिका कंट्री है, जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए एक्सपोर्टर है और जो मिस्टर बी है वो इंपोर्टर है। ठीक है। तो मिस्टर ए को मिस्टर बी पे विश्वास नहीं है, मिस्टर बी को मिस्टर ए पे विश्वास नहीं है। तो ये दोनों डील करते हैं। मिस्टर ए बोलता है मिस्टर बी को कि मैं आपको माल भेजने के लिए तैयार हूँ, प्रोवाइडेड आप मेरे को अपने बैंक से एक गारंटी दिलवा दीजिए कि आप टाइम पे पेमेंट करेंगे। ठीक है जी। तो उस गारंटी को हमने क्या नाम दिया था, लेटर ऑफ क्रेडिट। जो उसका मिस्टर बी का जो बैंक है, मिस्टर बी का जो बैंक है बैंक ऑफ अमेरिका, वो इशू करके देगा। तो बैंक ऑफ अमेरिका को हमने क्या नाम दिया था, इशूइंग बैंक। बैंक ऑफ अमेरिका को क्या नाम दिया था, इशूइंग बैंक, क्योंकि ये एलसी इशू करके दे रहा था। और जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए था, इसका नाम क्या दिया था हमने, बेनिफिशियरी। इसको क्या दिया था हमने नाम, बेनिफिशियरी, जिसको बेनिफिट हो रहा है लेटर ऑफ क्रेडिट का। तो अब जो इशूइंग बैंक था जिसने एलसी इशू करी थी, तो मिस्टर ए को तो नहीं पता कि ये बैंक ऑफ अमेरिका ने जो एलसी इशू करी है वो वैलिड है कि नहीं है, ऑथराइज सिग्नेटरी सही है, बंदा है कि नहीं है। तो जो ये बैंक ऑफ मिस्टर ए क्या करेगा, अपने बैंक को गुजारिश करेगा कि भाई साहब ये जो एलसी है, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका ने एलसी दे दी मिस्टर ए को, एलसी दे दी, तो मिस्टर ए बोलेगा अपने बैंक को, आईसीआईसी बैंक को, उसका बैंक आईसीआईसी बैंक है, कि भाई साहब कि ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट मेरे पास आई है, कृपया करके मुझे इस चीज़ में, इस बारे में सलाह दीजिए, वर्ड है सलाह दीजिए कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट ओके है या नहीं है। तो जो आईसीआईसीआई बैंक है वो इसको लेटर ऑफ क्रेडिट को चेक करके कंफर्मेशन वगैरह लेके इसको एडवाइस कर देगा कि हाँ भाई ये लेटर ऑफ क्रेडिट ओके है, आप इसके बेस पे काम कर सकते हैं। तो इसको क्या नाम दिया था हमने, एडवाइजिंग बैंक। इसको हमने क्या नाम दिया था, एडवाइजिंग बैंक। ठीक है। तो ये हमारा कुछ प्रोसीजर रहा था ब्रीफ, जो हमने नाम रखे थे। तो अभी इसके अंदर आप एक चीज मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से समझिए कि देखिए मिस्टर बी ने ऑर्डर प्लेस कर दिया मिस्टर ए के पास, उसने एलसी इशू करवा दी। ठीक है। एलसी को आईसीआईसी बैंक ने एडवाइस कर दिया, अपने एडवाइसिंग चार्जेस ले लिए, बता दिया कि ये एलसी ओके है। अब क्या काम है, अब क्या काम है मिस्टर ए का, मिस्टर ए ने अब मैन्युफैक्चरिंग करनी स्टार्ट करनी है। अब मिस्टर ए ने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स करनी स्टार्ट करनी है। ठीक है जी।
तो चलिए उसने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स को करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अभी तो एलसी उसके लिए एक पीस ऑफ पेपर है। तो एलसी की वैलिडिटी कब आएगी? मैंने आपको समझाया था कि जब हमने एलसी के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स को भेज दिया, जो एलसी के अंदर सब कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर दिया, और जब एलसी इसके पास चली गई और इसने कंफर्म कर दिया कि आपने जो जो अपनी बातें एग्री लिखी थी एलसी के अंदर, उन बातों को आपने पूरा किया है, तब एलसी आपकी प्रॉपरली वैलिड हो जाती है, वैलिडेट हो जाती है। तो इसने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स करना स्टार्ट कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स करते करते इसको 2 से 3 महीने लगे। 2 से 3 महीने उसको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स करने में लग गए। ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स को 2-3 महीने लग गए। इसने 2-3 महीने अपने पूरे एक्सपेंसेस को इनकर किया। इसने अपने पूरे एक्सपेंसेस इनकर किए 2-3 महीने। उसके बाद इसने अपना एक्सपोर्ट क्लियरेंस करवाई, कस्टम क्लियरेंस का प्रोसेस करवाया। फॉर एग्जाम्पल उसमें उसको 10 से 15 दिन उसके खर्च हो गए कस्टम क्लियरेंस करवाने में। ठीक है जी, तो 10 कस्टम क्लियरेंस करवाने के बाद, जब मैंने आपको बताया था कि लेटर ऑफ क्रेडिट के केस में हमने डॉक्यूमेंट्स किसके थ्रू भेजने होते हैं? बैंक के थ्रू डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं। ठीक है, तो कस्टम क्लियरेंस करवाई, 10 से 15 दिन लग गए। देन उसके बाद उसने क्या किया कि मैं जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं अब वो बैंक के थ्रू भेजूंगा। उसने सारी डॉक्यूमेंटेशन, जो हमने डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट देखी थी, वो सारी अपने बैंक को दी, आईसीआईसीआई बैंक को दी, और उनको बोला कि भाई देखो मैंने एलसी के अकॉर्डिंग ये डॉक्यूमेंट सारे एग्जीक्यूट कर दिए हैं, आप कृपया करके इसको इशूइंग बैंक की तरफ से भेज दीजिए और कंफर्मेशन ले लीजिए। तो बैंक ने उस डॉक्यूमेंट्स को चेक किया, फिर यहाँ पे भेजा, फिर इसने चेक किया, उससे कंफर्मेशन ली मिस्टर बी से, इसने ओके किया। इस चीज़ में भी आगे फॉर एग्जांपल 15 दिन लग गए। ठीक है, तो 3 महीने मैक्सिमम यहाँ पे लग गए और 1 महीना यहाँ पे खर्च हो गया, तो अराउंड 4 महीने यहाँ पे लग गए, 4 महीने लग गए। अब दो सिनेरियोज हैं, ध्यान से देखिएगा। दो सिनेरियोज हैं हमारे पास। दो सिनेरियोज क्या है कि फर्स्ट सिनेरियो है कि जो एलसी थी वो साइट वाली एलसी थी। सेकंड सिनेरियो है कि यूजेंस वाली एलसी थी। ठीक है, फर्स्ट थी साइट वाली एलसी, सेकंड सिनेरियो क्या है कि यूजेंस एलसी थी। तो देखिए, साइट एलसी लास्ट लेक्चर में क्लियर करवा दिया था मैंने कि अगर आपकी कंफर्मेशन साइट एलसी का तो मतलब है कि जब प्रेजेंटेशन हो जाएगी तो ऑन डिमांड आपकी जो बिल की पेमेंट हो जाएगी। तो जैसे ही ये 4 महीने बीते, तो यहाँ पे जैसे बैंक के पास एलसी पहुंची, इसने कंफर्मेशन ली, एलसी को चेक किया और कंफर्म कर दिया कि भाई आपके ये डॉक्यूमेंट्स ओके हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स को मिस्टर बी को रिलीज करने से पहले इसको पेमेंट करनी पड़ेगी अपने मिस्टर ए को। तो यहाँ पे क्या होगा, एलसी एट साइट वाला जो काम है इसके अंदर तो जो पेमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट से चेक होने के बाद इमीडिएटली रिलीज हो जाएगी, इमीडिएटली रिलीज हो जाएगी, इमीडिएटली रिलीज हो जाएगी पेमेंट, राइट। तो जो इमीडिएटली पेमेंट रिलीज हो रही है, तो इसके अंदर तो अपना मिस्टर ए तो फ्री हो गया ना कि उसको पेमेंट रिलीज हो रही है। बट इशू कहाँ पे आएगा? इशू आएगा यूजर्स एलसी के टाइम पे। यूजर्स एलसी में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल 90 डेज का पीरियड है, 90 डेज पीरियड है यूजर्स एलसी में, फ्रॉम बिल ऑफ लीडिंग डेट, फ्रॉम बीएल डेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल 90 डेज का पीरियड है फ्रॉम बीएल डेट, कि 90 डेज के बाद पेमेंट करेगा, यानी कि उधार माल बेचा हुआ है हम लोगों ने। तो जैसे ही यहाँ पे कस्टम क्लियर करवाई थी तो 15 दिन यहाँ पे लग गए थे। तो फॉर एग्जांपल कि अराउंड 3.5 महीने के बाद बिल ऑफ लीडिंग जनरेट हो गया था। ये 3 महीने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में लग गए, 15 दिन कस्टम क्लियरेंस में करवाने लग गए, यानी कि 15 दिन तक कस्टम पे क्लियरेंस हुई और माल शिप पे लोड हुआ, और ये 3.5 महीने लग गए बिल ऑफ लीडिंग जनरेट करने में। तो ये 90 डेज का अब जो पीरियड है पेमेंट का, ये यहाँ से स्टार्ट होगा 3.5 महीने से। तो यानी कि मोटा मोटा 3 महीने और ऐड हो गए, तो यहाँ पे 6.5 महीने हो गए। मतलब 3.5 महीने तो उसके ऑलरेडी खर्च हो चुके थे, उसके एक्सपेंस वगैरह लग चुके थे। 15 दिन कस्टम क्लियरेंस करवाने में लग गए, 3.5 महीने हो गए। 3.5 महीने बाद उसने बिल ऑफ लीडिंग जनरेट किया। बिल ऑफ लीडिंग जनरेट करने के बाद जो एलसी का टेन्योर है, एलसी हमारी यूजेंस एलसी है, उसके अंदर 90 डेज का टेन्योर है कि 90 डेज फ्रॉम द रेट ऑफ बिल ऑफ लीडिंग जनरेट होने हैं। तो 3.5 महीने के बाद, अब 3.5 महीने के बाद 90 दिन और लगने हैं पेमेंट आने में। तो 90 दिन और मतलब 6.5 महीने के बाद उसको पेमेंट आएगी। 6.5 महीने के बाद पेमेंट आएगी। जो एलसी एट साइट वाला सिस्टम था उसमें इसको पेमेंट मोटा मोटा 4 महीने के बाद मिल गई थी। तो जो एलसी वाला यूजेंस वाला सिस्टम है, इसको पेमेंट कब मिलनी है? अब 6.5 महीने के बाद मिलनी है। तो ये 2.5 महीने का पीरियड और बढ़ गया, इसका 2.5 मंथ्स का पीरियड और बढ़ गया ना यहाँ पे। तो ये 2.5 मंथ्स जो पीरियड इसका बढ़ा, तो इस पीरियड के लिए तो ये अपना जो मिस्टर ए है, इसकी तो वर्किंग कैपिटल जो है, इसकी जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल
जो उसका खुद का पैसा अपना स्टॉक में या मैन्युफैक्चरिंग में इस यहाँ पे जो सारा पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो तो उस टाइम के लिए अटका रहा ना। इसको तो ये पता नहीं लगा कि भाई मैं तो अब कैसे पेमेंट रिसीव करूं, मैंने तो सारा पैसा अपने इसमें अटका के रखा हुआ है, 6.5 महीने के बाद मेरे को पैसा मिलना है, और जब तक अगर ये पैसा इसको पहले रिलीज नहीं होगा तो ये नेक्स्ट ऑर्डर भी प्रोसेस नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसके पास नहीं है अभी और पैसा प्रोसेस करने के लिए। तो अब इस सिनेरियो में क्या किया जाए, इस सिनेरियो में क्या किया जाए, तो ध्यान से देखिएगा। इस सिनेरियो में हमारी जो लेटर ऑफ क्रेडिट डिस्काउंटिंग है, जिसको हम मोनेटाइजेशन ऑफ एलसी बोलते हैं, वो वाला जो हमारा प्रोसेस है वो सारा काम में आए। इस सिनेरियो में हमारा जो मोनेटाइजेशन ऑफ एलसी वाला प्रोसेस है वो सारा काम में आएगा। अब देखिए ये प्रोसेस कैसे काम करेगा। तो मिस्टर ए बोलेगा कि देखो भाई साहब, यूजेंस एलसी है मेरे पास, यूजेंस एलसी है मेरे पास। तो मिस्टर ए बोलेगा आईसीआईसीआई बैंक को कि भाई साहब ये देखिए, ये मैंने एलसी इशू की है, ठीक है, ये मेरे को सॉरी एलसी रिसीव हुई है, इस एलसी के अकॉर्डिंग मैंने डॉक्यूमेंट्स को भेजा है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स का सारा सेट मैंने आपको सबमिट कर दिया है, सारा सेट मैंने आपको सबमिट कर दिया है डॉक्यूमेंट्स का, राइट। तो आईसीआईसीआई बैंक बोलेगा हाँ जी ठीक है सर, आपने सबमिट कर दिया है सारा कुछ, ठीक है। तो उसके बाद मिस्टर ए आईसीआईसीआई बैंक को बोलेगा कि भाई ये एलसी मेरी पूरी पक्की है, आप एक काम कीजिए, इन डॉक्यूमेंट्स को बैंक ऑफ अमेरिका को भेजिए, ठीक है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया, इन जैसे नॉर्मल प्रोसीजर है, बैंक को भेजा बैंक ऑफ अमेरिका को। तो बैंक ऑफ अमेरिका ने आगे क्या किया, इन चीज़ों को क्या किया, कंफर्म किया, कंफर्मिंग बैंक हो गया ना ये, उसने कंफर्म किया कि भाई जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन अकॉर्डेंस विद एलसी हैं, इन अकॉर्डेंस विद एलसी है। लास्ट लेक्चर में एलसी की भी मैंने आपको दिखाई थी ना सैंपल कॉपी की, उसमें सारी कंडीशंस लिखी होती हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक ऑफ अमेरिका ने कंफर्म कर दिया कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं एलसी की टर्म्स के अकॉर्डिंग है, हेंस इसने इसको, आईसीआईसीआई बैंक ने इसको कंफर्मेशन प्रोवाइड की, कंफर्मिंग बैंक है ना, इसने बैंक ऑफ अमेरिका ने आईसीआईसीआई बैंक को कंफर्मेशन प्रोवाइड की कि दीज डॉक्यूमेंट्स आर ओके, उसने इसको कंफर्मेशन प्रोवाइड की। जैसे ही बैंक ऑफ अमेरिका ने उन डॉक्यूमेंट्स को ओके कर दिया, अब देखिए जो इंटरनल प्रोसीजर है कि वो बैंक ऑफ अमेरिका मिस्टर बी से भी तो ओके लेगा ना, मिस्टर बी को भी तो दिखाएगा ना कि हाँ भाई हम ये चीज़ इसको इंटीमेट तो करेगा ही ना मिस्टर बी को कि भाई आपकी जो एलसी है वो आई है हमारे पास, वो यूजर्स एलसी है, उसको हम वो आपके जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ओके है, तो हम इसको ओके कर रहे हैं, ठीक है जी, ये इंटीमेट तो करेगा ही करेगा ना। तो उसने कंफर्म कर दिया आईसीआईसीआई बैंक को। तो जैसे ही आईसीआईसीआई बैंक को कंफर्मेशन मिली, आईसीआईसीआई बैंक को जैसे ही कंफर्मेशन रिसीव हुई कि डॉक्यूमेंट्स ओके हैं और वैलिड हैं, सब कुछ ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो बैंक ऑफ अमेरिका है, बैंक ऑफ अमेरिका है, वो पूरी पूरी तरह से इस एलसी की पेमेंट करने के लिए लायबल हो गया। क्या बोला मैंने कि जो बैंक ऑफ अमेरिका है वो अब लायबल, कंफर्मेशन देने के बाद वो पूरी तरह से लायबल हो गया इस एलसी की ड्यू डेट पे पेमेंट करने के लिए। ड्यू डेट कब है, 6.5 महीने बाद, 90 दिन के टेन्योर के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ बिल ऑफ लेडिंग। तो मिस्टर ए आईसीआईसीआई बैंक से गुजारिश करता है कि भाई साहब आप खुद देखिए कि जो ये एलसी है ये कंफर्म हो चुकी है, एलसी जो है वो कंफर्म हो चुकी है। अब बैंक ऑफ अमेरिका इतना रिप्यूटेड बैंक है, कभी भी बैंक अपनी जो ऑब्लिगेशन रिटर्न भी दी हुई है उससे कभी भी वापस नहीं होएगा। तो क्योंकि ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है, अब पेमेंट 90 डेज के बाद आना, 90 डेज के बाद आना बिल्कुल तय है। तो आप एक काम कीजिए, आप मेरे को उसके बदले में जो पेमेंट है वो आज ही दे दीजिए, वो पेमेंट जो है मेरे को वो आज ही आप रिलीज कर दीजिए। आप जो पेमेंट है बैंक ऑफ अमेरिका से 90 दिन के बाद ले लेना, आप अपना अकाउंट उसके साथ सेटल कर लेना, आप इसके बेस पे मेरे को पेमेंट आज ही कर दीजिए। तो आईसीआईसीआई बैंक के जो क्रेडिट मैनेजर्स हैं या जो आईसीआईसीआई बैंक का जो मैनेजमेंट है वो सोचेगी कि भाई देखो, बात तो मिस्टर ए सही बोल रहा है कि देखिए एलसी हमारे हाथ में है, एलसी हमारे हाथ में है, बैंक ऑफ अमेरिका ने उसके ऊपर जो है कंफर्मेशन दी हुई है। अब 90 डेज के बाद पेमेंट आना तो तय है क्योंकि मिस्टर ए ने कोई भी झोल झाल किया नहीं है, जो एलसी की टर्म्स के अकॉर्डिंग ही डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। तो इसमें मिस्टर ए गलत भी नहीं है कि अगर हम उसको पेमेंट आज कर दें, हम उससे बैंक ऑफ अमेरिका से 90 दिन के बाद ले लेंगे। तो आईसीआईसीआई बैंक बोलेगा कि ठीक है सर, हम एग्रीड है आपकी इस बात के लिए, हम आपको पेमेंट आज ही रिलीज कर देते हैं, क्योंकि हमें पेमेंट बैंक ऑफ अमेरिका से 90 दिन के बाद मिलनी है। तो जो 90 दिन के इक्विवेलेंट जो इंटरेस्ट है, 90 दिन के इक्विवेलेंट जो इंटरेस्ट की अमाउंट है, इतना तो हमारा नुकसान ही है ना, क्योंकि 90 दिन के लिए हमने पैसा आपको पहले दे दिया, हमें बाद में मिलना है, तो 90 दिन का तो हमारा ब्याज का लॉस हो रहा है ना।
तो 90 दिन के इक्विवेलेंट जो इंटरेस्ट है वो हम आपको काट के पेमेंट कर देंगे, कट करके पेमेंट कर देंगे। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है, एक मिनट थोड़ा इरेज कर दूं। इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग हो गया कि जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपए की एलसी थी, 10 लाख रुपए की एलसी थी, और जो 90 दिन के अकॉर्डिंग आईसीआईसीआई ने कंप्यूट किया कि हमारा 50,000 रुपए का ब्याज बनता है, 50,000 रुपए का ब्याज बनता है, तो वो 9.5 लाख रुपए मिस्टर ए को रिलीज कर देगा, और जो बैंक ऑफ अमेरिका से 90 दिन के बाद 10 लाख रुपए रिसीव कर लेगा और 50,000 रुपए अर्न कर लेगा, 50,000 रुपए कमा लेगा। तो ये एक तरीका हो गया कि आईसीआईसीआई बैंक ने इस एलसी को क्या कर दिया, इस एलसी को डिस्काउंट कर दिया, इस एलसी को डिस्काउंट कर दिया, मोनेटाइज कर दिया, मोनेटाइज कर दिया, या इसके लिए अब टेक्निकल वर्ड क्या यूज होता है, नेगोशिएट कर दिया, नेगोशिएट कर दिया इसको बोलते हैं। अगर हमेशा आप चीज याद रखना कि जब भी कोई बिल एलसी के अंडर इशू होता है, बिल माने जो एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स जो हम भेजते हैं उनके अंदर अगर एलसी है, अगर उस एलसी के उन डॉक्यूमेंट्स के बदले में हम अपने बैंक से यानी कि आईसीआईसीआई बैंक से एडवांस में पेमेंट रिसीव करते हैं, तो उनको बोला जाता है फॉरेन बिल नेगोशिएटेड। क्या बोला जाता है उनको? फॉरेन बिल नेगोशिएटेड। एलसी के अंदर जो एग्जीक्यूट होने वाले बिल्स के लिए क्या हम वर्ड यूज करते हैं? नेगोशिएशन। ठीक है, ये चीज हमेशा आप याद रखना, इसमें गलतफहमी कई बार हो सकती है। देखिए 3 वर्ड्स होते हैं, फॉरेन बिल परचेज, फॉरेन बिल डिस्काउंटेड एंड फॉरेन बिल नेगोशिएटेड। तो जो फॉरेन बिल नेगोशिएटेड वर्ड है वो हमेशा किन डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है? जो हमेशा एलसी बैक्ड होते हैं, राइट। तो इस तरह से वो प्रोसीजर सारा काम करेगा। अब आपके लिए पॉइंट्स इसमें सोचने वाले क्या हैं? अब आपके लिए पॉइंट सोचने वाले क्या है इसके अंदर, अब ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट आपके लिए सोचने वाला है कि जो ये फॉरेन बिल नेगोशिएशन फैसिलिटी है, ये कौन सी एलसी के अगेंस्ट होती है? हमेशा यूजर्स एलसी के अगेंस्ट। साइट एलसी के केस में इस चीज की जरूरत नहीं है। ये बात क्लियर है आपको? जो यूजर्स एलसी होगी सिर्फ उसी के केस में फॉरेन बिल नेगोशिएशन वाली या एलसी डिस्काउंटिंग वाली फैसिलिटी होगी। जो साइट एलसी होगी उसके अंदर ये फैसिलिटी की हमें कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो जैसे ही बैंक ऑफ अमेरिका ने कंफर्म किया उसको साथ के साथ पेमेंट करनी पड़ेगी, और क्रेडिट पीरियड तो रहता ही नहीं है इसके अंदर। तो ठीक है, तो यूजर्स एलसी के केस, ये यूजर्स एलसी के केस में ही लेटर ऑफ क्रेडिट की जो पेमेंट डिस्काउंटिंग वाली होती है, फॉरेन बिल नेगोशिएटेड वाली फैसिलिटी होती है। अब सेकंड चीज क्या समझने वाली है? सेकंड चीज समझने वाली क्या है कि एक चीज सोचिए आप कि जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने पैसा ले लिया। मिस्टर ए को जो पैसा 6.5 महीने बाद मिलना था वो उसको 90 दिन पहले मिल गया, एडवांस में मिल गया ना पैसा मिस्टर ए को। तो मिस्टर ए के लिए तो एक फंड्स अवेलेबल हो गए इस चीज के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अब मिस्टर ए को काइंड ऑफ आईसीआईसीआई बैंक ने एक लोन दे दिया। ऐसे ही हुआ ना कि आईसीआईसीआई बैंक ने मिस्टर ए को लोन दे दिया। तो आप मेरे को एक बात बताइए कि इस केस में जो मैंने आपको ये सारा प्रोसीजर समझाया है, इस प्रोसीजर के केस में मिस्टर ए को कोई प्रॉपर्टी ऑफर करनी पड़ी आईसीआईसीआई बैंक को? देखिए, जो जैसे हम किसी बैंक से यूजुअली लोन लेने के लिए जाते हैं, 15-20 लाख का लोन है, 50 लाख का लोन है, तो बैंक आपको बोलेगा ना कि भाई मेरे को प्रॉपर्टी ऑफर करो एज अ सिक्योरिटी। बोलेगा ना कि आप अपने घर की प्रॉपर्टी, आप अपनी दुकान या अपनी फैक्ट्री कोई तो हमारे पास गिरवी रखो, हमें हमें क्या श्योरिटी है कि कल को आप डिफॉल्ट करके तो हमें पेमेंट होगी होगी, तो हम आपकी प्रॉपर्टी बेच के पेमेंट तो रिकवर कर सकते हैं ना। बट जो मैंने ये लोन फैसिलिटी आपको समझाई है, इस लोन फैसिलिटी में किसी भी तरह में बैंक ने, आईसीआईसीआई बैंक ने मिस्टर ए से प्रॉपर्टी का डिमांड नहीं करा, प्रॉपर्टी का डिमांड नहीं करा। रीजन, डिमांड क्यों नहीं करा? क्योंकि इस केस में जो सिक्योरिटी है आईसीआईसीआई बैंक के पास, उसके पास प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी नहीं है, उसके पास किस चीज की सिक्योरिटी है? उसके पास सिक्योरिटी है लेटर ऑफ क्रेडिट की, कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट की। वर्ड कौन सा है? कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसको बैंक ऑफ अमेरिका ने कंफर्म कर दिया। देखिए, बैंक ऑफ अमेरिका की कंफर्मेशन एक तरह से अपने आप से सिक्योरिटी है ना आईसीआईसीआई बैंक के लिए, कि कल को पेमेंट तो आनी ही आनी है, बैंक अपने ऑब्लिगेशन से थोड़ी मुकर सकता है। तो ये चीज आप ध्यान से समझिए कि इस फैसिलिटी में कभी भी कोलेटरल रिक्वायर्ड नहीं होती, और आपको ये फैसिलिटी विदाउट कोलेटरल आप बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के एंजॉय कर सकते हैं। और क्योंकि एक और चीज भी समझिए, क्योंकि इस चीज में आईसीआईसीआई बैंक को पूरा पूरा कंफर्म्ड है कि 90 डेज के बाद पेमेंट हमें आनी ही आनी है, तो कल को आईसीआईसीआई बैंक भी आपको लोन देने के टाइम ज्यादा नखरे नहीं करेगा। वो ये नहीं करेगा कि ये डॉक्यूमेंट दिखाओ, ये डॉक्यूमेंट दिखाओ, आपका ये क्यों है, वो क्यों है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे।
वो पूछेगा कि क्यों इतना दिमाग लगाना, कि भाई ठीक है सिक्योर्ड पेमेंट है, एलसी हमारे पास पड़ी है, एलसी के बेस पे हमको पेमेंट मिल जानी है, और मिस्टर ए ने अपना काम कर दिया तो उसको पेमेंट दे देते हैं, हम अपनी पेमेंट ले लेंगे 90 डेज के बाद। तो वो ठीक है अंडरराइटिंग करेगा, एनालिसिस करेगा, पर इतना नहीं करेगा कि आप बोलोगे कि हाँ भाई वो हर चीज में घुस जाएगा जैसे वो दूसरे केसेस में घुसता, क्योंकि उसके पास जो प्रॉपर्टी है, जो सिक्योरिटी है ना, वो लेटर ऑफ क्रेडिट की सिक्योरिटी है, और वो बहुत ही अच्छी गुड, वेरी गुड लेवल ऑफ कोलेटरल है, जिससे बेस्ट कोलेटरल उसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं इन चीज़ों को, कि जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर, इन चीज़ों को लिख लेते हैं। देखिए अब मैं फैसिलिटी को नाम देता हूँ, इस फैसिलिटी को नाम देते हैं हम फॉरेन बिल, फॉरेन बिल नेगोशिएटेड, फॉरेन बिल नेगोशिएटेड, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देंगे, FBN फैसिलिटी, FBN फैसिलिटी, राइट। अब क्या क्या फीचर्स हैं इस फैसिलिटी के, इस लोन फैसिलिटी के, ये लोन है ना एक्सपोर्टर के लिए, और लोन फॉर एक्सपोर्टर है ना, एक्सपोर्टर को फाइनेंस मिल गया। इस फैसिलिटी के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, कि फर्स्ट फीचर है नो कोलेटरल रिक्वायर्ड, नो कोलेटरल रिक्वायर्ड। कोलेटरल से मेरा मतलब है कि जो इमूवेबल एसेट्स जैसे कि सिक्योरिटी, एफडीज वगैरह, इसमें कोई कोलेटरल रिक्वायर्ड नहीं है, ड्यू टू कि इसमें कोलेटरल कौन सी होती है, ड्यू टू एलसी इज इटसेल्फ अ कोलेटरल, इटसेल्फ अ कोलेटरल या सिक्योरिटी बोल लो, कि जो आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है उसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट ही सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। एक तो ये फीचर हो गया इसका। सेकंड फीचर इसका क्या हो गया, कि दिस इज गिवन ओनली ऑन यूजर्स एलसी, ओनली ऑन यूजर्स एलसी। साइट एलसी के ऊपर तो जरूरत ही नहीं है ना, मैंने आपको सारा कंसेप्ट समझा दिया। यूजर्स एलसी जिसमें क्रेडिट पीरियड इन्वॉल्व रहता है, तो उसी केस में इस चीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एलसी शुड बी कंफर्म्ड एलसी ओनली, कंफर्म्ड एलसी ओनली। इसका इसका मीनिंग भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया, कि जब बैंक ऑफ अमेरिका कंफर्म करेगा, कि ये एलसी ओके है, तभी तो आईसीआईसीआई बैंक मानेगा कि हाँ भी सब कुछ ठीक ठाक है, अब पेमेंट आनी है, सब कुछ सिक्योर्ड है। तो जो जो ये डिस्काउंटिंग होगी, वो हमेशा हमेशा किसकी होगी, कंफर्म्ड एलसी की ही डिस्काउंटिंग होगी, राइट। तो ये सैलिएंट फीचर्स हैं इस फैसिलिटी के अंदर। ठीक है, तो इस फैसिलिटी में जो अंडरराइटिंग रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो क्रेडिट ने असेसमेंट करनी है, जो जो बैंक ने आपके केस की असेसमेंट करनी है, अंडरराइटिंग लेवल इज कैपिटल लो। इसके अंदर अंडरराइटिंग का लेवल लो रखा जाता है, क्योंकि बहुत ही सिक्योर्ड फैसिलिटी है, इसके अंदर पेमेंट रिसीव करने का कोई डाउट नहीं है। आप पता ही है कि आपको पेमेंट बैंक को मिल ही जानी है टाइम के अंदर। ठीक है, तो अभी और समझते हैं इसके बारे में। मैंने देखिए एक साइड पे एक्सिस बैंक को भी बनाया हुआ है, आपको समझाता हूँ कि ये मैंने क्यों बनाया हुआ है एक्सिस बैंक। तो ये फैसिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, आपको ये कॉन्सेप्ट आपको आई होप पूरे अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको फर्दर इसके बारे में समझाता हूँ चीज़ें, थोड़ा इरेज कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट समझिए इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है आगे। देखिए जो आईसीआईसीआई बैंक है, वो दो रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। आईसीआईसीआई बैंक ने दो रोल प्ले किए यहाँ पे। क्या रोल प्ले किए उसने, फर्स्ट फर्स्ट रोल जो उसने प्ले किया, फर्स्ट रोल जो उसने प्ले किया वो किया एडवाइसिंग बैंक का, एडवाइसिंग बैंक का रोल प्ले किया। उसमें उसने सलाह दी थी मिस्टर ए को कि जो ये बैंक ऑफ अमेरिका से एलसी आई है दैट इज ओके। सेकंड रोल इसने क्या प्ले किया, देखिए वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, नेगोशिएटिंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक का रोल प्ले किया, राइट। तो देखिए हमारे इसमें किरदार बढ़ते जा रहे हैं। ये इशूइंग बैंक हो गया, इसको और क्या बोल देंगे, इशूइंग बैंक को कन्फर्मिंग बैंक बोल सकते हैं, कन्फर्मिंग बैंक भी बोल सकते हैं, कि जो कन्फर्म करके दे रहा है एलसी को। देखिए इशूइंग बैंक और कन्फर्मिंग बैंक अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये सेम हो। तो इशूइंग बैंक हो गया, या इसको कन्फर्मिंग बैंक भी बोल देते हैं। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक एडवाइसिंग बैंक भी हो गया, या इसको नेगोशिएटिंग बैंक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वो कंसेप्ट नहीं समझाने वाला कि इशूइंग बैंक और कन्फर्मिंग बैंक अगर अलग अलग हो तो कैसे प्रोसीजर करेगा। देखिए बहुत ज़्यादा
वो डिटेलिंग हो जाएगी, उसके अंदर इतना हमको जाने की जरूरत नहीं है, हमको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, लॉजिक समझ में आना चाहिए, बाकी तो हमारा प्रोसीजरल पार्ट है सर, ठीक है। बट मेरे को ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है एडवाइसिंग बैंक और नेगोशिएटिंग बैंक का डिफरेंस वाली। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ क्योंकि कल को ये चीज़ आपके लिए प्रैक्टिकली बड़ा यूजफुल है, प्रैक्टिकली ये बहुत यूजफुल चीज़ है आपके लिए समझने के लिए। और आप कई बार अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप एज अ फाइनेंस मैनेजर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या आप ये किसी बैंक में अंडरराइटिंग के तौर पर काम कर रहे हैं और आपके पास बहुत अच्छा क्लाइंट आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको ये पता होगा तो कल को कोई बात डिस्कशन चलती है तो आपके पास अंडरस्टैंडिंग होगी पहले ही। तो एडवाइजिंग और नेगोशिएटिंग बैंक का ये डिफरेंस मैं क्लियर करवाना चाहता हूँ कि ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। अलग अलग कैसे हो सकते हैं, जैसे ये एक्सिस बैंक है तो इसको मैं नाम दे सकता हूँ नेगोशिएटिंग बैंक भी, अगर मैंने अलग अलग करना है तो। नेगोशिएटिंग बैंक, देखिए एडवाइजिंग बैंक मेरा कौन था, आईसीआईसीआई बैंक था। अब नेगोशिएटिंग बैंक मैंने किसको बना दिया, एक्सिस बैंक को बना दिया। तो ये प्रोसीजर क्या रहता है, ये चीज़ क्या रहती है हमारे पास, ये क्यों करना पड़ता है हमें। देखिए जो हमारी एलसी खुलती है ना, तो आप उस एलसी में अगर आपने एलसी की नेगोशिएशन करनी होती है तो एलसी का जो पूरा 3-4 पेज का डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर आप ये लिख सकते हैं कि एलसी का नेगोशिएटिंग बैंक कौन होएगा, कंफर्मिंग बैंक कौन होएगा, एडवाइसिंग बैंक कौन होएगा। आप ये सारी डिटेल्स एलसी में भी लिख सकते हैं और बेटर है कि आपको लिखनी भी चाहिए वो डिटेल्स, ठीक है। तो जैसे आईसीआईसीआई बैंक ने आपको एडवाइस कर दिया, अब एलसी किसने इशू किया, बैंक ऑफ अमेरिका ने। अब देखिए दो सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, दो सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। पहला सर्कमस्टांस कि आईसीआईसीआई बैंक कहता है, आईसीआईसीआई बैंक कहता है कि भाई साहब जो बैंक ऑफ अमेरिका है, बैंक ऑफ अमेरिका है, हाइपोथेटिकल सर्कमस्टांस बता रहा हूं कि बैंक ऑफ अमेरिका है, इसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है मार्केट में, इसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है मार्केट में, ये कभी भी फेल हो सकता है, ये कभी भी फेल हो सकता है। मेरे को इस पर ट्रस्ट नहीं है बैंक ऑफ अमेरिका के ऊपर, मेरे को इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो जो बैंक ऑफ अमेरिका की जो इशूड एलसी है, इशूड एलसी है, उसको मैं डिस्काउंट नहीं करूंगा। आईसीआईसीआई बैंक बोल रहा है कि मेरी मैनेजमेंट कहती है, हमारी मैनेजमेंट का विचार है कि बैंक ऑफ अमेरिका एक अच्छा बैंक नहीं है, इसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, ये कभी भी फेल हो सकता है, कभी भी बंद हो सकता है। ये अपनी ऑनर जो अपनी कमिटमेंट्स हैं, इसकी पास्ट हिस्ट्री या इसकी पास्ट हिस्ट्री है कि ये अपनी कमिटमेंट्स को कभी भी टाइम पे पूरा नहीं करता, बहुत नखरे मारता है, बहुत ज़्यादा इसके सिस्टम में फ्लॉज हैं, या जो ये बैंक है इन क्लाइंट्स के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है, और इन क्लाइंट्स का जो इसके ऊपर इतना इन्फ्लुएंस है कि ये सिस्टम को भी तोड़ देता है और बाद में इनसे रिकवरी करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, बड़ा ही टाइम लगा देता है, मेरे को लॉस हो जाता है। तो मैं बैंक ऑफ अमेरिका के कोई भी एलसी डिस्काउंट नहीं करूंगा। अगर ये ऐसा हो गया तो फिर तो आप फंस गए कि भाई अब मैं क्या करूं, मैं मेरा तो फाइनेंस वो इतने टाइम के लिए अटक जाएगा, मैं तो कैसे काम करूंगा आगे चल के। तो इसके अंदर आप एक प्रोविजन कर सकते हैं, आप एक प्रोविजन क्या कर सकते हैं, आप किसी और बैंक से बात कीजिए। फॉर एग्जांपल आपने एक्सिस बैंक से बात करी कि भाई ऐसे ऐसे करके सीन है, ये बैंक ऑफ अमेरिका के मेरे पास एलसी आनी है, तो ये आप ये बताइए कि आप इस तरह से डिस्काउंटिंग मेरे को कर देंगे कि नहीं कर देंगे। एक्सिस बैंक कहता है कि हमारी जो मैनेजमेंट है, हमारी जो मैनेजमेंट है वो कहती है कि बैंक ऑफ अमेरिका ठीक चल रहा है, बैंक ऑफ अमेरिका ठीक है, या जो बैंक ऑफ अमेरिका जिस कंट्री में मतलब अमेरिका कंट्री है वो ठीक है। कंट्री का नाम मैंने क्यों लिया कि कई बार कंट्रीज जैसे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज जिनमें जैसे पुअर कंट्रीज आ जाती हैं तो वहाँ पे कई बार कंफर्ट नहीं होता उन कंट्रीज के ऊपर, तो कहता है कि कंट्री ठीक है, बैंक ठीक है, हमें एक्सिस बैंक कहता है हमें पूरा ट्रस्ट है, आप अपनी एलसी में हमारे बैंक का नाम लिखवा दीजिए एज अ नेगोशिएटिंग बैंक। तो इस केस में क्या रहेगा, इस केस में क्या रहेगा कि जो अपना क्लाइंट है वो एलसी के अंदर लिखवा देगा कि जो हमारा नेगोशिएटिंग बैंक रहेगा वो आईसीआईसीआई बैंक नहीं रहेगा, आईसीआईसीआई बैंक हमारा एडवाइसिंग बैंक रहेगा, और जो हमारा नेगोशिएटिंग वाला बैंक रहेगा वो कौन रहेगा, वो एक्सिस बैंक रहेगा। नेगोशिएटिंग वाला बैंक कौन रहेगा, एक्सिस बैंक रहेगा। तो ये दोनों बैंक डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर इस केस में मिस्टर ए जो एलसी है वो डिस्काउंट किससे करवा लेगा, एक्सिस बैंक से करवा लेगा, बट जो एक्सिस बैंक भी है वो कंफर्मेशन तो आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू ही लेगा, ठीक है, कि भाई ये एलसी जो थी वो ओके थी। एक्सिस बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने एडवाइस दिया था ना, तो एक्सिस बैंक आईसीआईसीआई बैंक से ओके लेगा कि भाई ये एलसी जो थी वो ओके थी। या ये भी हो सकता है कि मिस्टर ए अगर कहता है कि मैंने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू ही भेजने हैं बैंक ऑफ अमेरिका को, तो आईसीआईसीआई बैंक ने बैंक ऑफ अमेरिका को भेजे, बैंक ऑफ अमेरिका ने आईसीआईसीआई बैंक को कंफर्मेशन दिया, आईसीआईसीआई बैंक ने एक्सिस बैंक को कंफर्मेशन दिया, एक्सिस बैंक को आगे कंफर्मेशन दिया कि भाई बैंक ऑफ अमेरिका से कंफर्मेशन आ गई है, एलसी ओके, आप पेमेंट कर सकते हैं। तो एक्सिस बैंक ने क्या किया, पेमेंट को रिलीज कर दिया मिस्टर ए को,
राइट। तो प्रोसीजर इस तरह से भी चल सकता है। अगर आपका एग्जिस्टिंग बैंक आपको दिक्कत करता है तो आप दूसरे बैंक की भी मदद ले सकते हैं फाइनेंसिंग लेने के लिए। तो फाइनेंसिंग आपको अटकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि आपका ये बैंक आपको डिस्काउंटिंग करके नहीं दे रहा। आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, एज अ फाइनेंस मैनेजर, एज अ क्रेडिट मैनेजर, ये चीज़ आपकी बहुत काम की है। ठीक है, राइट। तो अब हमने क्या समझ लिया? अब हमने समझ लिया कि फॉरेन बिल नेगोशिएटेड फैसिलिटी जो है, फॉरेन बिल नेगोशिएटेड फैसिलिटी जो है, इसके बारे में हमने सारा कॉन्सेप्ट एंड वर्किंग जो है उसकी समझ ली है। सारा कॉन्सेप्ट एंड वर्किंग जो है उसकी हमने अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बना ली है। ठीक है, देखिए, फॉरेन बिल नेगोशिएटेड फैसिलिटी जब तो इंटरनेशनल ट्रेड है, तो इंटरनेशनल ट्रेड में कौन सी एलसी इशू होती है? फॉरेन एलसी। मैंने समझाया था ना कि इनलैंड एलसी होती है, फॉरेन एलसी होती है। फॉरेन एलसी इशू होती है जो आपका फॉरेन वाला प्रोसेस है। तो जब फॉरेन एलसी की आप डिस्काउंटिंग करेंगे तो उस फैसिलिटी को क्या बोलेंगे? फॉरेन बिल नेगोशिएटेड, फॉरेन बिल नेगोशिएटेड या एफबीएन, एफबीएन शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। अगर आपकी इनलैंड एलसी है, अगर आपकी इनलैंड एलसी है, इनलैंड मतलब हाँ भाई महाराष्ट्र के बंदे ने पंजाब के बंदे को एलसी इशू की है, तो आप उस फैसिलिटी, प्रोसीजर सेम है। ठीक है, डिस्काउंटिंग का मेथड सेम है, प्रोसीजर सेम है। ठीक है, तो उस फैसिलिटी को हम क्या नाम देंगे? लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट बिल डिस्काउंटिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट बिल डिस्काउंटिंग, इसको शॉर्ट फॉर्म में एलसीबीडी भी बोल सकते हैं। फीचर्स सेम है, ये भी कंफर्म्ड एलसी होती है, यूजेंस पीरियड वाली एलसी होती है, इसके अंदर भी कोई कोलेटरल रिक्वायर्ड नहीं है। बस फर्क क्या है कि इसमें देश की बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे थे, इसमें हम स्टेट की बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं, विद इन द कंट्री है, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। इसको बोल देते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी। कई अलग अलग बैंक्स में इसके अलग अलग नाम भी हो सकते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक में शायद इसको DRUL, ड्रूल फैसिलिटी के नाम से जाना जाता है। ड्रूल फैसिलिटी एचडीएफसी बैंक में बोल देते हैं। तो मतलब ऐसे अलग अलग बैंक्स में इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, तो उसको देख के घबराइएगा मत, कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी बोल देते हैं। तो दो तरह के लोन्स आपके कवर हो गए, फॉरेन बिल नेगोशिएटेड और लेटर ऑफ क्रेडिट बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी। अब एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे एडिशनल डिस्कस करना चाहूँगा, वो डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो एफबीएन फैसिलिटी है एंड जो एलसीबीडी फैसिलिटी है, एफबीएन फैसिलिटी जो है और जो एलसीबीडी फैसिलिटी है, डू दे इम्पैक्ट ड्राइंग पावर ऑफ द बोरोर? ड्राइंग पावर समझाया था ना, ड्राइंग पावर के ऊपर पूरा लेक्चर बनाया हुआ है हमने कि ये ड्राइंग पावर को इम्पैक्ट करती हैं कि नहीं करती हैं, ये चीज़ हमने समझनी है। अब आप ध्यान दीजिए कि क्या हो क्या रहा है, आप ध्यान दीजिए। देखिए, ड्राइंग पावर क्या होती है? पहले तो ड्राइंग पावर, मोटा मोटा जो मैं फॉर्मूला आपको समझाया था ड्राइंग पावर का, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। देखिए, स्टॉक होता है हमारे पास, ठीक है, डेटर्स होते हैं, डेटर्स को क्या करते हैं हम? प्लस माइनस क्या करते हैं? क्रेडिटर्स को करते हैं। ठीक है, एक फिगर आती है, ठीक है, इसके अंदर हम ये जो फिगर आती है, जो इसके अंदर हम क्या करते हैं? प्रमोटर्स मार्जिन, प्रमोटर्स मार्जिन कंप्यूट करते हैं। 25% का फॉर एग्जांपल लगा दिया प्रमोटर्स मार्जिन, 25% इस अमाउंट का कंप्यूट करते हैं। वो प्रमोटर मार्जिन हमने लेस कर दिया कि भाई प्रमोटर इतना कंट्रीब्यूट करेगा। ये आ गई आपकी ग्रॉस ड्राइंग पावर, ग्रॉस डीपी आ गई। इसमें से हमने लेस कर दिया यूटिलाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली impacting these three figures, कि जो फैसिलिटीज इन तीनों फिगर्स को हिला सकती हैं, उन फैसिलिटीज की यूटिलाइजेशन को, जितनी यूज करी हुई है फैसिलिटी, उतनी यूटिलाइजेशन को मैं लेस कर दूंगा यहाँ से, और जो ये निकल के आएगी आपकी, ये आपकी ड्राइंग पावर है ऑफ सीसी लिमिट, जो कैश क्रेडिट लिमिट आपने अवेल करी है, उसकी ये ड्राइंग पावर रहती है। ठीक है जी, ये मैंने आपको ड्राइंग पावर के बारे में सारा जो डिटेल्ड फॉर्मूला है वो आपको समझाया था। तो मेरे को एक चीज़ समझाइए कि जो ये फैसिलिटीज़ हैं एफबीएन एंड एलसीबीडी,
जो ये दो फैसिलिटीज हैं, ये आपकी स्टॉक डेटर्स और क्रेडिटर्स में से किसी फिगर को इम्पैक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो आप ये देखिए कि जब आपने एक्सपोर्ट किया, जब मैं एक्सपोर्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ तो आप एलसीबीडी के केस में समझ लीजिए कि मैंने डोमेस्टिक गुड्स को सेल किया। जब आपने एक्सपोर्ट किया तो आपने एक्सपोर्टर से पैसे लेने हैं, तो एक्सपोर्टर आपका कौन है? डेटर है। एक्सपोर्टर आपका कौन है? डेटर है। ठीक है, तो यूजर्स एलसी वाला केस है। ठीक है, यूजर्स एलसी वाला केस है। तो यूजर्स एलसी के केस में आपने 90 डेज के अंदर पेमेंट लेनी है। 90 डेज के अंदर 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बिल ऑफ लेडिंग आपने इससे पेमेंट रिसीव करनी है अपने डेटर से। तो जब ये आपने माल उसको भेज दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, तो आपकी ये इस डेटर लिस्ट में आ गया, ये डेटर लिस्ट में वो इंक्लूड हो गया। तो स्टॉक तो आपका चलो जो था वो था, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट कर दिया तो डेटर लिस्ट आपकी बढ़ गई। डेटर लिस्ट बढ़ गई ना आपकी, इसकी अमाउंट बढ़ गई होगी क्योंकि डेटर्स बढ़ गए। तो डेटर्स बढ़ गए तो ये अमाउंट भी बढ़ गई होगी, ये अमाउंट बढ़ गई तो ये अमाउंट भी बढ़ गई होगी, अगर ये अमाउंट बढ़ गई तो ये अमाउंट भी बढ़ गई होगी। तो आपकी ड्राइंग पावर बढ़ जाएगी ना, क्योंकि आपके डेटर्स बन गए। ये है फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, कि आपका जो एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे आपके डेटर्स इंपैक्ट हो रहे हैं, आपने 90 डेज के लिए उसको उधार दिया है। अब जब आपने एफबीएन या एलसीबीडी फैसिलिटी को यूज कर लिया, जब आपने एफबीएन या एलसीबीडी फैसिलिटी को यूज कर लिया, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब आपके जो ये डेटर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जो ये आपने एक्सपोर्ट किया था वो मिस्टर डेविड को एक्सपोर्ट किया था फॉरेन कंट्री में, तो आपने क्या किया? एफबीएन मिस्टर डेविड ने आपको एलसी दी थी, तो आपने एलसी को क्या किया? आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू डिस्काउंट करवा लिया और आईसीआईसीआई बैंक को बोल दिया कि भाई आप मेरे को पैसे आज ही दे दो, आप अपने पैसे बैंक ऑफ अमेरिका से रिसीव करते रहना 90 दिन के बाद। तो जब आपने इस फैसिलिटी को यूज कर लिया तो मिस्टर डेविड जो है, तो आपकी जो डेटर की रियलाइजेशन होगी ना, डेटर की रियलाइजेशन होगी, आपके पास पेमेंट आ गई, आपके पास पेमेंट आ गई। ठीक है, पेमेंट आ गई, डेटर की रियलाइजेशन हो गई, तो उससे क्या होगा? ये डेटर्स आपके कम हो जाएंगे, ये अमाउंट भी कम हो जाएगी, ये अमाउंट भी कम हो जाएगी और ये अमाउंट भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन होएगा कि सर आपने इसमें यहाँ पे लिखा है कि जो फैसिलिटीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही हैं हमारी इन तीन फिगर्स को, उसकी यूटिलाइजेशन को हमने लेस करना है यहाँ से। और यहाँ पे तो आपने जैसे ये पेमेंट रियलाइज होगी तो आपने यहाँ पे तो इसको लेस, इसको यहाँ पे तो भी तो लेस करना चाहिए ना, जितनी मैंने एफबीएन फैसिलिटी यूज की है। फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाख की एलसी डिस्काउंट करवाई है, 10 लाख रुपए की अगर मैंने एलसी डिस्काउंट कराई है, तो यहाँ पे मेरे को 10 लाख रुपए लेस करने चाहिए ना। तो वो लेस क्यों नहीं करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ लेस क्यों नहीं करेंगे। देखिए आप अकाउंटिंग देखिए, देखिए अकाउंटिंग समझने पड़ेगी इसके लिए आपको। देखिए बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट है ये, बैलेंस शीट के अंदर जो डेटर्स हैं आपके, ठीक है, मान लीजिए डेटर्स जितने भी हैं आपके, ये फिगर है आपके डेटर्स की। ठीक है, तो ये डेटर्स की जो आपकी फिगर है, ये टोटल अमाउंट रिप्रेजेंट करता है डेटर्स का, टोटल अमाउंट ऑफ डेटर्स, कि कितने पैसे आपने अपनी पार्टी से रिसीव करने हैं। इसमें मिस्टर डेविड भी हैं जिसको आपने 10 लाख रुपए का एक्सपोर्ट किया था। अब मान लो मिस्टर डेविड है यहाँ पे, मिस्टर डेविड जो हैं उनसे आपने 10 लाख रुपए लेने थे। मिस्टर डेविड से जो ओपनिंग जो आपके रिसीवेबल थे, जो आपने उसको एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया मिस्टर डेविड को, वो 10 लाख रुपए उससे लेने थे। ठीक है, तो ये 10 लाख रुपए इसमें इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग रुपीज 10 लाख रुपीज, इंक्लूडिंग रुपीज 10 लैक्स। ठीक है, अब 10 लाख रुपए आपने उससे लेने थे, अब आपने इसको डिस्काउंट करा लिया, अब इस फैसिलिटी को डिस्काउंट करा लिया। आपने क्या किया? इसमें आपने डाल दिया कि एफबीएन फैसिलिटी जो आपने यूज कर ली है, तो एफबीएन डिस्काउंटिंग प्रोसीड्स करके 10 लाख रुपए यहाँ पे आपने एडजस्ट कर लिया। आपने, आप बोलेंगे कि सर 9.5 लाख रुपए आए थे मेरे को, तो 50,000 रुपए बैंक ने काट लिए थे। तो वो भाई इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9.5 लाख रुपए यहाँ पे लिख दिए और 50,000 रुपए का इंटरेस्ट का खर्चा बुक कर लिया, इस तरह से भी एंट्री कर सकते हैं। तो वो समझाने के लिए मैं आपको इतनी डिटेल अकाउंटिंग नहीं समझा रहा अभी, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि आपने 10 लाख रुपए से आपको ये पेमेंट रिलाइज होगी बैंक के थ्रू, तो ये 10 लाख रुपए खत्म हो गए, तो ये खाता क्या हो गया? नील हो गया, इसका कोई बैलेंस बचा ही नहीं। अब जब ये खाता नील हो गया, तो फिर जब यहाँ पे डिस्काउंटिंग होने के बाद तो ये 10 लाख रुपए तो यहाँ से खत्म हो जाएंगे ना, इस डेटर्स में से खत्म ही हो जाएंगे। तो जब इस डेटर में मिस्टर डेविड रहे ही नहीं, इस डेटर्स में अलग अलग पार्टीज दूसरी बची हैं जिनके अगेंस्ट मैंने कोई भी फैसिलिटी यूज नहीं करी हुई। ठीक है, तो उन पार्ट, तो अब मेरे को एफबीएन फैसिलिटी जो 10 लाख रुपए की है, इसको अलग से लेस करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मैं 10 लाख रुपए को इंक्लूड ही नहीं कर रहा डेटर्स के अंदर।
या तो मैं ये 10 लाख रुपए इसके अंदर इंक्लूड करूं, पहली बात 10 लाख रुपए इसके अंदर इंक्लूड करूं और फिर यहाँ पे 10 लाख रुपए लेस कर दूं यूटिलाइजेशन के, फिर तो मेरा खाता बराबर हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है कि मैं 10 लाख रुपए इसमें ऐड ही ना करूं, 10 लाख रुपए ऐड ही ना करूं। अगर 10 लाख रुपए ऐड ही नहीं है, यहाँ पे इंक्लूडेड ही नहीं है, तो यहाँ पे इंक्लूडेड ही नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो फिर यहाँ पे अलग लेस करने का क्या फायदा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इंक्लूडेड हो, यहाँ पे भी इंक्लूडेड हो, यहाँ पे भी इंक्लूडेड हो, फिर तो यहाँ से मैं लेस कर दूं 10 लाख रुपए, क्योंकि अगर मैं उसको इस तरह से, मतलब प्रेजेंटेशन का तरीका है बेसिकली, ये एक सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। मेरे को मोटा मोटा आइडिया क्या है, मोटा मोटा आइडिया ये है कि अगर मैंने 10 लाख रुपए के डेटर्स को फाइनेंस करवा लिया डिस्काउंटिंग के रूप में, मैंने उस फैसिलिटी को यूज कर लिया, तो वो 10 लाख रुपए के डेटर्स के ऊपर मैं ड्राइंग पावर नहीं दूंगा क्लाइंट को, उस 10 लाख रुपए के ऊपर मैं ड्राइंग सीसी की ड्राइंग पावर नहीं लेने दूंगा अपने क्लाइंट को। अब वो 10 लाख रुपए मैंने इस सारे जो सिस्टम से, जो ये सारा सिस्टम है, इसमें से 10 लाख रुपए को मैंने आउट करना है, ठीक है। इस सारे सिस्टम में से 10 लाख रुपए को निकालना है। पहला तरीका क्या है, फर्स्ट तरीका क्या है कि 10 लाख रुपए को मैं यहाँ पे डालू ही मत, क्योंकि मैंने उनको डिस्काउंट करा लिया, यहाँ पे डालू ही मत। अगर यहाँ पे नहीं डाला तो सारी कहानी खत्म हो गई, फिर तो यहाँ पे मेरे को अलग से कुछ भी लेस करने की जरूरत नहीं है, कोई भी यूटिलाइजेशन को लेस करने की जरूरत नहीं है। सेकंड वे क्या हो गया 10 लाख रुपए को आउट करने का, कि मैंने यहाँ पे पहले तो 10 लाख रुपए को प्लस कर दिया, 10 लाख रुपए को प्लस कर दिया, फिर यहाँ पे आके उसकी यूटिलाइजेशन को 10 लाख रुपए की जो एफबीएन फैसिलिटी की यूटिलाइजेशन है उसको 10 लाख रुपए को माइनस कर दिया। या दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपका क्लाइंट क्या तरीका यूज कर रहा है, आप उससे मंगवाइए कि सर मिस्टर डेविड का हमें लेजर अकाउंट सबमिट कीजिए, हम देखना चाहते हैं कि आपने एफबीएन फैसिलिटी की जो डिस्काउंटिंग करवाई है उसका आपने प्रेजेंट कैसे किया है अकाउंटिंग के अंदर। अगर तो आपको नजर आ रहा है कि ये जो एक्सपोर्ट्स के बाद जो एफबीएन की डिस्काउंटिंग है उसको उसने लेजर में ही क्रेडिट कर दिया, लेजर में क्रेडिट कर दिया, जो एफबीएन की डिस्काउंटिंग लगा लो या एलसीबीडी की डिस्काउंटिंग लगा लो, अगर उसने इसको लेजर में ही क्रेडिट कर दिया तो इसका मतलब तो वो सारे जो डेटर्स आपके पहले से ही उस फैसिलिटी के साथ एडजस्ट होके आ रहे हैं, माइनस होके आ रहे हैं। अगर तो वो पहले से ही एडजस्ट होके आ रहे हैं फिर तो उनको नीचे माइनस करने की अलग से जरूरत है ही नहीं यहाँ पे, फिर तो क्योंकि वो यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं हुए, क्योंकि वो पहले से ही डिडक्टेड है, पहले से ही माइनस में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपल एक मैथमेटिक्स है ड्राइंग पावर के अंदर। तो आई होप आपको ये चीज को समझ में आ गया होगा कि फॉरेन बिल नेगोशिएटेड फॉरेन, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसके बाद जो लेटर ऑफ क्रेडिट का जैसे दो पार्ट्स आपके कवर हो गए कि लेटर ऑफ क्रेडिट का मीनिंग क्लियर हो गया, अब लेटर ऑफ क्रेडिट की डिस्काउंटिंग के बारे में आपने एक मेथड क्लियर कर लिया। ये जो चीजें थी ना आपने पढ़ी, ये जो आज का लेक्चर जो था ना आपने पढ़ा है एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो एक्सपोर्टर को फैसिलिटी मिल गई लेटर ऑफ क्रेडिट बिल डिस्काउंटिंग की, ठीक है, या फॉरेन बिल नेगोशिएटेड की फैसिलिटी मिल गई। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर मैं समझाऊंगा इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके में अंदर मैं समझाऊंगा इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या समझाऊंगा आपको कि जैसे ये इंपोर्टर है मिस्टर बी, तो जैसे ये एलसी यहाँ पे आएगी बैंक ऑफ अमेरिका के पास पेमेंट करने के लिए, देखिए पेमेंट तो मिस्टर बी नहीं करनी है ना अल्टीमेटली, मिस्टर बी अगर डिफॉल्ट करेगा तो बैंक ऑफ अमेरिका पे करेगा। अब मिस्टर बी के पास अगर ड्यू डेट पे पैसे ना हो, एलसी की ड्यू डेट जो भी आएगी, तो मिस्टर बी के पास अगर पैसे जमा कराने के लिए ना हो, तब वो उसको क्या फैसिलिटी बैंक ऑफ अमेरिका ऑफर कर सकता है, क्या फैसिलिटी ऑफर कर सकता है बैंक ऑफ अमेरिका उसको, उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वैसे ब्रीफ बता देता हूँ कि उस फैसिलिटी को हम क्या बोलते हैं, जैसे बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी बोल देते हैं, या फॉरेन करेंसी डिमांड लोन फैसिलिटी बोल देते हैं। ये फैसिलिटी का हम नाम दे देते हैं इस चीज जो इसको यूज करता है बैंक, ठीक है। तो इन फैसिलिटीज के बारे में हम ये समझेंगे कि आगे जो नीरव मोदी जी वाला किस्सा हुआ था, उन्होंने इसी फैसिलिटी को मिस यूटिलाइज किया था, इन्हीं फैसिलिटीज को मिस यूटिलाइज किया था। तो हम नीरव मोदी वाला किस्सा भी समझेंगे और इन फैसिलिटीज का मीनिंग भी समझेंगे। पर नेक्स्ट लेक्चर में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा इंपोर्टर का पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो आई होप इस लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू, आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।